नीचे तक आते हुए नजर आए। वहां से फिर से रिकवरी और दिन भर फिर छोटे से दायरे में कारोबार करते करते एकदम फ्लैट 10 पॉइंट के नुकसान के साथ 17,650 पर बंद, यानी कि लंबे समय बाद 40,000 के पार का आंकड़ा आज बैंक निफ्टी में दिखा जरूर, लेकिन ऊपर में टिक नहीं पाया और वहां से बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, लेकिन 39,500 39,600 जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वहां पर रुके भी। फाइनली बैंक निफ्टी 125 अंकों के नुकसान के साथ 39,650 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया। लेकिन आज की असली कहानी थी मिड कैप शेयरों की। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दमदार खरीदारी होती हुई दिखी है और कल की जो तेजी थी पूरे ब्रॉडर मार्केट में आज भी नजर आई, स्टॉक स्पेसिफिक तेजी नजर आई, क्योंकि लंबे समय बाद 3 दिनों के बाद अमेरिकी बाजार खुलेंगे। डाउ फ्यूचर्स 125 पॉइंट ऊपर थे भी, लेकिन उसके बावजूद इंडेक्स में थोड़ा सा रुका हुआ थमा हुआ ट्रेड नजर आया, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में अब भी मूड माहौल तेजी की तरफ बरकरार है। तो कह सकते हैं कल की तेजी के बाद आज एक कंसोलिडेशन का दिन भारतीय बाजारों के लिए। आइए अब आज के खास मेहमान का रुख कर लेते हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। थोड़ा सा सीमित दायरे में कारोबार हमें देखने को जरूर मिला आज, पर एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े भी सामने आए हैं। फिलहाल अगर बाजार की स्ट्रैटेजी पर बात करें तो क्या आप सलाह देंगे? नहीं, बिल्कुल स्वाति, देखिए बाजार में आज निफ्टी में देखने का नहीं है, बिकॉज निफ्टी के बाहर जो ब्रॉडर मार्केट से वहां पे एक बहुत ही दमदार तेजी थी। जैसे अनिल जी भी बता रहे थे, आज मिड कैप में अच्छा रुझान था। फिर बाकी भी सेक्टर स्पेसिफिक एक्टिविटी अच्छी थी। मेटल्स ने अच्छा किया, पावर सेक्टर ने बहुत ही अच्छा किया, फिर सीमेंट सेक्टर वाज आल्सो इन फोकस। तो मुझे लगता है ये बाजार में स्टॉक्स को अच्छे से आइडेंटिफाई करना है, सेलेक्ट करना है और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक अच्छे सेक्टर में बिल्कुल बने रहने की सलाह है या खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बाकी बाजार बंद होने के बाद जो एफआईआईज के कैश मार्केट के नंबर्स आए हैं, इवन डीआईएस के नंबर्स दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो ऑल इन ऑल सेंटीमेंट्स अच्छे हैं और मुझे लगता है यहाँ से बाजार में अभी तेजी और रहनी चाहिए। तो एनी डिप शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके सर, अब आपके स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अगर मीडियम टर्म का या 7 से 10 दिन का अगर किसी का नजरिया हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह देंगे और लॉन्ग टर्म की पसंद आपकी कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल स्वाति, जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक होटल स्टॉक रिकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री होटल, जो आज 73 रुपीज के आसपास बंद हुआ है। एक भारत की 3rd लार्जेस्ट होटल चेन है और मिड प्राइस सेगमेंट में तो सबसे बड़ी होटल चेन है। पॉपुलर ब्रांड है लेमन ट्री और इनका एक अपस्केल सेगमेंट भी है ओरिका नाम का। करीबन 87 होटल्स है इस कंपनी के इन 52 डेस्टिनेशंस विद 8,500 रूम्स। और इस साल इनकी प्लानिंग है 20 से ज्यादा होटल्स ओपनिंग करने की, जिसके अंतर्गत इनके 2,000 नए रूम्स क्रिएट होंगे। इस तिमाही के जो जून तिमाही गई उसके नतीजे बेहद ही दमदार थे। अराउंड 13 करोड़ का पैट आया, जो पिछले साल 12 करोड़ का नुकसान था। और बाकी होटल सेक्टर में हम देख रहे हैं जबरदस्त टेलविंड है। आने वाले हॉलिडे सीजन के लिए भी सभी होटल्स बुक्ड हैं। एवरेज ऑक्यूपेंसी रेट बहुत अच्छे हैं, एवरेज जो रियलाइजेशन टैरिफ है वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इस स्टॉक में पोजिशनल तौर पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। 85 का मेरा टारगेट है और 68 रुपीज का स्टॉप लॉस रखना है। और जहां तक मेरी लंबी अवधि के लिए स्टॉक की सलाह है, आज मैंने पिक किया है आंध्रा शुगर को। स्टॉक, वैसे शुगर स्टॉक तो आज पूरे सब फोकस में थे, बहुत अच्छा किया और आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ अच्छी खबरें आए, जैसे मे बी की सरकार का जो एक्सपोर्ट पे कैप है उसको बढ़ा सकती है सरकार। ये जो सीजन था वो सितंबर को खत्म होता है, तो अक्टूबर से मुझे लगता है 10 मिलियन टन की जगह 12 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट्स अलाउ करते हुए। फिर बाकी एथेनॉल की एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जहाँ पे भारत का पूरा लक्ष्य चल रहा है 10% से 20% ब्लेंडिंग का। तो उसके अंतर्गत एथेनॉल की डिमांड में काफी इजाफा होगा और उसके कारण प्राइसेस भी फर्म है और उसका फायदा सब शुगर स्टॉक्स को देखने को मिल रहा है। बट पर्टिकुलरली आंध्रा शुगर की बात करूं तो ये कंपनी इन एडिशन टू शुगर, एथेनॉल, इसके अलावा केमिकल्स में है, फर्टिलाइजर्स में है, इवन एस्पिरिन भी बनाती है और इनका कॉस्टिक सोडा से करीबन 36% रेवेन्यू आता है, जहां पे भी एक दमदार तेजी चल रही है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है करंट लेवल्स पे। इस स्टॉक में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 225 रुपए। जी, तो पोजिशनल व्यू लेमन ट्री होटल्स में रखने की सलाह आ रही है विकास सेठी की तरफ से और लंबी अवधि का नजरिया आंध्रा शुगर्स, ये स्टॉक पसंद किया है विकास सेठी ने। आइए अब कुछ दर्शकों के सवाल भी शो में शामिल कर लेते हैं और पहला सवाल व्हाट्सएप से हमारे पास आ रहा है पुणे से आर्यन का। इनका सवाल पीएनबी पर है। पीएनबी के 670 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है।
₹34 की। ब्लॉक डील के जरिए लगभग 30 लाख शेयरों के कई सौदे की खबर से शेयर 4% उछलकर 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा और एक महीने में 10% का उछाल हमने देखा है, खास तौर पर पीएनबी में। फिलहाल आरएन की इस खरीद पर आपकी राय क्या रहेगी? पीएनबी में अभी क्या स्ट्रैटेजी रखे हैं विकास जी? नहीं, देखिए, पिछले कुछ दिनों से पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी चल रही है और आर्यन ने जो परचेज किया है अच्छे लेवल्स पे किया, उसके बाद शॉर्ट टर्म में अच्छा मुनाफा हो रहा है। बट अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए बैंकिंग स्पेस और खास करके पीएसयू बैंकिंग स्पेस में रहना है, तो मेरा ज्यादा झुकाव होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। तो मुझे लगता है इसको मॉनिटर करें और अच्छा खासा प्रॉफिट हुए तो निकल के फिर एसबीआई या बीओबी में इन्वेस्टेड रहे। ओके, एसबीआई बीओबी, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं, यहां पर खरीदारी के मौके भी आप ढूंढ सकते हैं। ये राय आ रही है आपके लिए विकास सेठी की तरफ से। आइए कॉलर से बात करते हैं। बहादुरगढ़ से बीएल गुप्ता साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? मैम, मेरा जोमेटो पे है, मेरे पास 2000 शेयर्स हैं। ओके। और 84 का मेरा एवरेज है, तो क्या होल्ड करना चाहिए या क्या करना चाहिए मुझे? आपकी खरीद से तो काफी नीचे फिलहाल ये स्टॉक है, लेकिन एक बात बताइए, आपका नजरिया क्या है जोमेटो पर? कब तक होल्ड आप करना चाहेंगे? मैं होल्ड कर सकता हूँ मैडम, होल्ड कर सकता हूँ मैं। ओके, तो हम मान के चल रहे हैं कि बीएल गुप्ता साहब का लंबी अवधि का नजरिया जोमेटो पर है, होल्ड कर सकते हैं वो, लेकिन है नुकसान में। जोमेटो पर क्या राय रहेगी आपकी? नहीं, देखिए स्वाति, इस स्टॉक में एक जबरदस्त पिटाई हुई है और अपने काफी बड़ी गिरावट के बाद वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी भी हमने देखी है। अब जहां तक करंट लेवल्स पे ये स्टॉक खड़ा है, मुझे लगता है यहाँ पे तो उसको होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 3-6 महीने में इसके भाव 70-75 रुपए तक के तो डेफिनेटली आ सकते हैं, जिससे जो गुप्ता जी उनके लॉस में कुछ कम आए, लॉस कम होगा। बाकी ओवरऑल एक लॉस मेकिंग न्यू एज बिजनेस है और समय लगेगा इसको। और फिर जो हाल ही में इन्होंने जो ब्लिंकिट का एक्विजिशन किया वो लोगों को कम समझ में आया, तो उस लिहाज से भी प्रेशर देखा गया। बट ऑल इन ऑल करंट लेवल्स पे होल्ड करने की सलाह। करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह आपके लिए आ रही है जोमेटो पर। विकास सेठी जी की ये राय है इस स्टॉक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। भोपाल से निखिल वर्मा हमें सवाल भेज रहे हैं। इनका सवाल अदानी पावर पर है। 1200 शेयर इनके पास है, जिस पर इनकी खरीद है 332 की। मुनाफा इन्हें अच्छा है अदानी पावर पर, और आपसे जानना चाहेंगे क्या करें फिलहाल अदानी पावर में इस मुनाफे के साथ? नहीं, देखिए, अच्छा मुनाफा है। वैसे पावर स्टॉक्स पूरे सब फोकस में है। तो ये थोड़ा वैसे वैल्यूएशन वाइज एक्सपेंसिव है कंपेयर टू अदर पावर स्टॉक्स, बट अच्छा कर रहा है और पूरे ग्रुप के स्टॉक्स में ही एक बहुत अच्छी तेजी चल रही है। तो मुझे लगता है अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए इसको होल्ड करें। और बाकी मेरा जो इससे ज्यादा प्रेफर्ड स्टॉक रहेगा वो टाटा पावर रहेगा, जो वैल्यूएशन के लिहाज से करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। ओके, अदानी पावर में बने रहे, पर टाटा पावर में भी आप खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। ये पसंद पावर सेक्टर में निकल कर आ रही है विकास सेठी जी की तरफ से। आइए अब एक कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त है रामटेक से सिराज सैयद साहब। सिराज जी, स्वागत करते हैं। कौन से स्टॉक पर आपका सवाल? मैम नमस्ते, मेरा सवाल ये था मैम, बलरामपुर चीनी 390 की खरीदी है, 350 शेयर। हेलो, 350 शेयर है आपके पास? जी मैम। तो मैम, इथेनॉल स्टोरी का क्या फ्यूचर है? बने रहना है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है? ओके, बलरामपुर चीनी, क्या राय देंगे इन्हें, बने रहें या निकल जाएं? देखिए स्वाति, इन्होंने थोड़ा ऊंचा खरीदा है, बट आज ये स्टॉक आज अच्छा परफॉर्म किया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने लॉन्ग टर्म के लिए आंध्रा शुगर को रिकमेंड किया, तब मैंने शुगर सेक्टर के जो पॉजिटिव टेलविंड्स के बारे में बातें करी थी। एथेनॉल स्टोरी इंटैक्ट है और भारतीय सरकार का जो लक्ष्य है 2025 तक 10% से इसको 20% ब्लेंडिंग पे ले जाना, तो उसका फायदा होना है। बलरामपुर चीनी सीम्स टू बी गुड बेट। बाकी इस तिमाही के जो नतीजे थे, चूंकि इनकी जो यील्ड थी, शुगर केन की यील्ड वो काफी कम थी, उसकी वजह से इस क्वार्टर पे नतीजे खराब आए थे, तो स्टॉक गिरा। बट वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है। बट मुझे लगता है पूरा शुगर सेक्टर अभी फोकस में है, तो यहाँ से बिल्कुल अच्छे अपसाइड आने चाहिए। अगर ये 9 से 12 महीने इस स्टॉक को दे सकते हैं तो इनको घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है इनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। तो ये रही आपके लिए बलरामपुर चीनी पर राय।
फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले कॉलर से बात करते हैं। पुणे से महेश होले हमारे साथ है। महेश जी, स्वागत है आपका। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जीएसपीएल की मेरी बाइंग है मैम 266 पे, मैंने 260 का स्टॉक लिया है, तो क्या करने का आगे? जीएसपीएल, एचडीएफसी बैंक, आईआरसीटीसी और टाटा पावर। ओके, 4 शेयर इनके पास है। जीएसपीएल 266 रुपए 55 पैसे की खरीद, 260 शेयर। आईआरसीटीसी के कितने शेयर है? आईआरसीटी के 30 शेयर है, 711 की खरीदारी है। ठीक, ओके। एचडीएफसी बैंक भी आपने कहा था और टाटा पावर, इन दोनों के लेवल बता दीजिए। एचडीएफसी बैंक के 1396 पे एंट्री हुई है, 45 क्वांटिटी है। टाटा पावर के 223 पे एंट्री हुई है, 146 क्वांटिटी है। और विप्रो के 65 है, 418 पे है। ओके, 5 स्टॉक पर सवाल है आपका। जीएसपीएल, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी बैंक, टाटा पावर और विप्रो। एक एक करके चर्चा करें। तो कौन से स्टॉक में बने रहें और कौन से स्टॉक से, किसी स्टॉक से निकलने की सलाह आपकी तरफ से आएगी, विकास जी? देखिए, जो ये 5 स्टॉक ओन करते हैं उनमें एक तो एचडीएफसी बैंक, एक टाटा पावर और एक आईआरसीटीसी, इन तीनों में तो बिल्कुल बने रहना है, वहां पे कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी विप्रो की जगह मुझे लगता है अगर इनको फ्रंटलाइन आईटी काउंटर में रहना भी है तो इन्फोसिस और टीसीएस वुड बी अ बेटर बेट। और जहां तक जीएसपीएल का सवाल है, मुझे लगता है स्टॉक बहुत ज्यादा कुछ परफॉर्म नहीं करता है, तो इसमें से निकलने की सलाह रहेगी और किसी दूसरे अच्छे सेक्टर या स्टॉक में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके महेश जी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी बैंक, टाटा पावर बने रहें। विप्रो से की जगह आप टीसीएस देख सकते हैं और इन्फोसिस शायद बताया हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी ने। जीएसपीएल से निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अब अगला सवाल लेते हैं हमारे साथ अमरेली से। इनफैक्ट उनका क्वेश्चन इस वक्त हमें आ रहा है व्हाट्सएप पर। ध्रुविन रमानी साहब, जीएनएफसी पर इनका सवाल है। 400 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 448 की। जीएनएफसी क्या राय देंगे विकास जी? आप कर सकते हैं ये। इन्हें काफी जबरदस्त मुनाफा हो रहा है अपनी इस खरीद पर, 1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर अभी बैठे हैं, तो मुनाफा बांधे या फिर अभी और इंतजार करें? नहीं, सबसे पहले तो ध्रुवीन जी को बधाई देना चाहूंगा, बहुत अच्छे लेवल्स पे जीएनएफसी को खरीदा और होल्ड किया। स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अभी तो जिस हिसाब से फर्टिलाइजर केमिकल स्टॉक्स में एक रुझान चल रहा है, और खास करके जीएनएफसी का एक प्रोडक्ट है टीडीआई, जिसका कि इसका भारतीय बाजार में 50% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, और उसके भी प्राइसेस में काफी बड़ा इजाफा हुआ है और काफी फर्म चल रहे हैं। और हाल ही में हमने देखा यूरोप में कई सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स भी बंद हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पावर क्राइसिस ड्यू टू एक्सोर्बिटेंट गैस प्राइसेस। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छे अपसाइड और दिखाएगा। हालांकि अपने हाइट से करेक्ट हुआ है, उनके प्रॉफिट्स को कुछ कम हुए होंगे अगर हाइट से अपने कंपेयर करेंगे, बट मुझे लगता है ये स्टॉक वापस से अपने नए हाइट्स की ओर अग्रसर हो रहा है, तो आने वाले दिनों में इसमें नए हाइट्स आना चाहिए। ओके, तो ये रही जीएनएफसी पर आपके लिए राय। अगला सवाल लेते हैं हल्द्वानी से। मनोज शाह हमारे साथ है, उनसे करते हैं बातचीत। मनोज जी बताइए कौन से स्टॉक्स पर आप सवाल पूछेंगे? सर मैडम मेरा निरूपा लिमिटेड एक शेयर है, 239 पे लिया मैंने, 1039 पर। और दूसरा शेयर इसका है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये 2639 पे लिया हुआ मैंने, 2639 पे। ठीक है। न्यूरेका, एचयूएल दोनों पर आपका नजरिया कितने समय तक का है? लॉन्ग टर्म में 2-3 साल का। लॉन्ग टर्म, ओके। 2-3 साल के लिए न्यूरेका और एचयूएल में क्या राय देंगे विकास जी? नहीं, देखिए स्वाति, स्टॉक्स तो दोनों ही अच्छे हैं, लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छे हैं। एचयूएल तो मार्केट का एक लीडर है एफएमसीजी सेक्टर का और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है, तो यहाँ से भी मुझे लगता है अगर इनका 2-3 साल का नजर है तो अच्छे अपसाइड या अच्छे रिटर्न इनको देगा। बाकी जहां तक न्यूरेका का सवाल है, ये भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि मेनली मेडिकल डिवाइसेस वगैरह के कारोबार में है और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेगमेंट कैटर करती है। मुझे लगता है ये स्टॉक में भी हाल ही में जरूर ऊपर से गिरावट आई है और इनके भाव के नीचे आया है, बट मुझे लगता है ये स्टॉक भी अगर ये लंबे अवधि तक रखेंगे तो यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आ सकते हैं, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड ऑन न्यूरेका आल्सो।
बाजार पर कल के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनुज जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का रिएक्शन आज दिखता है रात में, क्योंकि पिछला हफ्ता तो अमेरिकी बाजारों के लिए बेहद खराब था। अब लंबे वीकेंड के बाद आएंगे तो वहां कैसा प्रदर्शन होता है, साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी सुबह सुबह देखेंगे। लेकिन जो सपोर्ट रेंज है बाजारों के लिए वो 17,475 से 17,550 की बनेगी, बशर्ते कि हम 17,600 के नीचे ट्रेड करना कल शुरू करें। तो ऊपरी स्तरों पर 17,700 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो उसके बाद 17,775 से 17,850 की रेंज होगी निफ्टी की, जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट एकदम साफ है, 17,300 से 39,300 से 39,425 बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। वो भी तब जब 39,550 के नीचे आप ट्रेड करें। ऊपर में 39,950 से 40,050 हल्की फुल्की रुकावट की जगह है, इसे पार करना थोड़ा मुश्किल होगा और यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और सप्लाई आते हुए दिख सकती है। लेकिन इन सब के बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो एक्शन है स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक, वो उम्मीद आप कर सकते हैं कि कल भी बरकरार रहेगा। तो देखते हैं लंबे समय बाद जो अच्छे ग्लोबल संकेत अगर मिलते हैं तो भारतीय बाजार आज की सुस्ती और सीमित दायरे के कारोबार के बाद कल फिर से तेजी की रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर। ऑप्शन में कल की स्ट्रैटेजी बताने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया का स्वागत करते हैं। राजेश जी वेलकम, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए आज मार्केट में लोअर साइड से रिकवरी वापस देखने को मिली, 17,600 के लेवल को मार्केट ने होल्ड आउट किया और जिस तरीके से डेटा बने हुए हैं कॉल पुट के अगर हम कंसंट्रेशन देखें तो पुट राइटर्स में 17,600 17,500 के स्ट्राइक पे जिस तरीके से पोजीशन प्लेस्ड है, हमें लगता है कि मार्केट एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से 17,600 से लेकर 17,750 ये एक रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा। हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप है यहाँ पे पुलबैक के चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे तेजी का ट्रेड 17,700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ पे प्ले आउट करने की सलाह देंगे, जो कि आज क्लोज हुआ है करीब 83 रुपीज में। इसमें स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 50 रुपए का और अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑप्शन के 130 रुपए तक। तो 17,700 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है कल के सेशन के लिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस से। स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि आज मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है और जिस तरीके से टाटा स्टील में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, हमें लगता है कि टाटा स्टील कल के सेशन में एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू कर सकता है। 115 के टारगेट के लिए टाटा स्टील भी बाय करने की सलाह रहेगी 105 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से। धन्यवाद करेंगे राजेश जी, कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई आपने। अब विकास जी आपके पास आएंगे और जानेंगे कल के ट्रेड के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद। नहीं बिल्कुल स्वाति, अगर कल के लिए किसी को खरीदारी करनी है तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में कल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। आज 436 के आसपास बंद हुआ, एक जबरदस्त तेजी आज हमने दोपहर के बाद देखी। इसमें पूरा सीमेंट सेक्टर अच्छा कर रहा है और ये स्टॉक तो आजकल अब जब अडानी का ये ओपन ऑफर चालू है उसके बाद अडानी समूह की कंपनी हो जाएगी और हमने देखा अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में एक बिल्कुल बहुत अच्छी दमदार तेजी चल रही है। तो मेरा भी ये मानना है कि इसकी भी रीरेटिंग होगी और वैसे भी एक दोनों जो ज्वाइंट एंटिटी एक अच्छी खासी कैपेसिटी हो जाएगी इनकी। तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में कल के लिए खरीदारी करें। 450 का मेरा टारगेट है और 430 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। अंबुजा सीमेंट कल की खरीदारी करने के लिए पसंद विकास सेठी की बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए।